नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग की टेस्ट सीरीज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है और संस्कृत साहित्य और संस्कृत वाङ्मय दोनों की टेस्ट सीरीज एक साथ शेड्यूल के साथ चल रही है और जिसका सेकंड पेपर जो था वह हुआ है। और सेकंड पेपर के जो टॉपिक थे वह था, एक तो संज्ञा प्रकरण था, संधि, शब्द रूप और धातु रूप। ये मुख्य रूप पे इस टेस्ट के टॉपिक थे, जिसके टॉपर्स थे उसकी उसकी लिस्ट भी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। देखिए, इस यूनिट की कुछ कमियां मैं बता देता हूं। कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा गलतियां इसमें की हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये होता है कि एक तो संधि, संज्ञा प्रकरण में तो मोस्ट ऑफ सभी बच्चों के प्रश्न सही हैं, लेकिन संधि की बात करते हैं या शब्द रूप या धातु रूप की बात करते हैं, तब शब्द रूप, धातु रूप और संधियों में मोस्ट ऑफ बच्चों ने हमें याद है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ये धातु रूप कौन से लकार का है, कौन से पुरुष का है, कौन से वचन में है, ये चीज पूछी जाती है और हमें वहां पर हमने गलत इन क्वेश्चनों को वहां पर हमने गलत किया है। दूसरी बात, संधि जो है, संधि में क्या है, हमारे सिलेबस में सूत्र है और उन सूत्रों के से संबंधित जो उदाहरण है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमने भी पूछे हैं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं और इन क्वेश्चनों को भी आप गलत कर रहे हैं। संज्ञा प्रकरण मोस्ट ऑफ सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया है, कहीं ठीक है ज्यादा डीप में से क्वेश्चन बना होगा तो आपने कहीं गलत किया है। बाकी संधि, शब्द रूप और धातु रूप में कुछ बच्चों के ये टॉपिक जो है वो बहुत कमजोर हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको और अच्छा करने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन को। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वो चाहते हैं कि से रिलेटेड हमें आगे तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमारे एप्लीकेशन पे इसके वीडियोस भी हैं, उसको भी आप जा करके वहां पर देख सकते हैं और साथ में ही इन सारे सिलेबस जो है उन सिलेबस को भी वहां पर कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो पहला इसका क्वेश्चन था, वह था प्रेजते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। प्रेजते, ये सूत्र, ये जो है वह शब्द किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है? वृद्धि रेचि, आद गुण, एंगी पर रूपम, अधिंग गुण। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, ये जो शब्द है वह एंगी पर रूपम सूत्र के द्वारा होता है। एंगी पर रूपम सूत्र जो है वह यह कहता है कि उपसर्गांतात, अर्थात उपसर्ग के अंत में अकार हो, क्या हो, उपसर्ग के अंत में अकार हो और इसके यहां पर धातु रूप, इसके यहां पर धातु रूप का शब्द हो। धातु रूप में कौन कौन सी धातुओं का? तो ए और ओ से प्रारंभ होने वाली जो धातु रूपे हैं उन धातु रूपों का कोई शब्द हो तो यह जो शब्द है वह पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे कि यहां पर यह शब्द दिया हुआ ही है। इसके बाद और देखते हैं, ऊप प्लस ओषति, ऊप प्लस ओषति। अब यहां पर ऊप प्लस औषधि, ये उपसर्गात तो है ही, उपसर्गांत शब्द जो है वह अकारांत होना चाहिए, तो ये प शब्द में क्या मिला हुआ है? तो इसमें अ मिला हुआ है। और यहां पर द्वितीय शब्द का प्रारंभ या तो ए से होना चाहिए या ओ से होना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो है वह धातु रूप का शब्द होना चाहिए। किसका होना चाहिए? धातु रूप का। तो ये पर रूप एकादेश होकर के शब्द बनता है उपोषति। क्या बनता है? उपोषति। उसी प्रकार ये जो शब्द है वह प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रेजते शब्द बनता है और ये जो शब्द सूत्र है इसका सिद्ध करने वाला वह है एंगी पर रूपम। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चात इति सूत्रेण निष्पादितम पदम। चात ये सूत्र है, उससे निष्पादित पद सूत्र कौन सा है? देखिए, जैसे आपने सुना है स्तोश्चुनाश्चु, ये सूत्र पढ़ा है। ये सूत्र क्या करता है? तो ये जो सूत्र करता है वह च्युत्व संधि करता है। क्या करता है? च्युत्व संधि। विधायक सूत्र जो है वह स्तोश्चुनाश्चु है।
कि सकार और तकार के योग में शकार और चकार का योग हो तो ये जो सकार है वह चकार में बदल जाता है और जो तवर्ग है वह किस में बदल जाता है? चवर्ग में बदल जाता है। ये तो शुनाष्टु सूत्र कहता है। लेकिन सात सूत्र जो है वह इसका अस्तित्व का निषेध करता है। ठीक है, ये जो सात सूत्र है वह क्या करता है? अस्तित्व निषेध करता है। और अस्तित्व निषेध कहां करता है? ये क्या कह रहा है कि तवर्ग के परे, तवर्ग के परे अगर श हो तो ये त है वह चवर्ग में परिवर्तित नहीं होता है। ये चीज, ये जो है वह च्युत्व का निषेध करने वाला सूत्र है। ये क्या कह रहा है कि शात शकारात परे तकारः तवर्ग स्यात्, तवर्ग यदि होता है तो वह तवर्ग है वह चवर्ग में परिवर्तित नहीं होता है। ये जैसे च और यहां पर तवर्ग हो तो ये जो तवर्ग है वह चवर्ग में परिवर्तित नहीं होता है, जबकि च्युत्व संधि अवगति हो जाएगा। लेकिन ये जो है वह च्युत्व का निषेध करने वाला है। और जैसे इसका उदाहरण देखें तो वह देखते हैं विष प्लस न। ठीक है, अब यहां पर श है, श के बाद तवर्ग का कौन सा वर्ण है? ये पंचमाक्षर है, त थ द ध, त थ द ध न, पंचमाक्षर है, मतलब ये तवर्ग का है। तो ये तोष्टुनाष्टु के अनुसार तो ये तवर्ग चवर्ग में बदल जाना चाहिए। लेकिन सात सूत्र है वह इसका निषेध करता है कि शकारात परे तकारः यदि स्यात् ते यत, तो फिर जो तवर्ग है वह चवर्ग में परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर है, ये इसका संयुक्त रूप बनेगा, वह बनेगा विष्णु बनेगा। उसी प्रकार प्रश्न, ये जो है वह सात सूत्र के द्वारा निष्पादित पद है। ठीक है, बाकी इसके द्वारा निष्पादित पद नहीं है। तो इसका विकल्प एक जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सात सूत्र क्या कहता है वह भी आपके समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बार बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ढ्र पूर्वस्य दीर्घो अण इति सूत्रेण सिद्ध्यति। इस सूत्र के द्वारा निष्पादित जो पद है वह कौन सा है? देखिए इसमें क्या होता है कि ढ र विसर्ग है ना और स। ठीक है, इसके बाद अगर र हो, ठीक है, इधर र और इधर र, तो रोरी सूत्र से दोनों में र, दो र में से जो ये र है इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ये सूत्र ये कहता है कि जब ऐसे लोप होता है तो इससे पूर्व का जो स्वर होता है वह दीर्घ अपने ही दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। अ ई और उ। अगर ये जो स्वर हैं वह होंगे तो वह अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि पुनर्रमते, जैसे कि पुनर्रमते, ये सूत्र है। अब यहां पर र है, यहां पर र है ना, रकारात परे रकारः चेत, तो फिर क्या होता है? इस रोरी सूत्र के माध्यम से इस र का लोप हो जाएगा। रोरी सूत्र के माध्यम से इस र का लोप हो जाएगा। ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र के माध्यम से जो र के पहले अ ई और उ है तो वह अपने ही दीर्घ रूप में बदल जाता है। और पुनः का दीर्घ रूप क्या होगा? अ का दीर्घ रूप आ हो जाता है, पुनः रमते, ये शब्द बन जाता है। तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है वह अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, कैसे है तो अपन उसको
देखते हैं इसका रूप कैसे है। अब इसका विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है अंतर प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, रोरी सूत्र के माध्यम से इस र का लोप हो जाता है, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। इस सूत्र के द्वारा ये तकार में अकार जो मिला हुआ है वह अकार आकार में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बनता है अंता, और फिर ये शब्द बन जाता है अंतरराष्ट्रीय। क्लियर? ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण परीक्षा में 100% पूछे जाने लायक सूत्र है और ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर? विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुंठित इति पदे संधि वर्तते। ठीक है, कुंठित में जो संधि है वह ष्टुत्व संधि है, और ष्टुत्व संधि कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, और विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। च प्लस एकदा पदयो संधि विच्छेद संधिर्भवति। च प्लस एकदा, तो च प्लस एकदा इसमें जो संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम था? इस संधि का नाम जो है वह है वृद्धि संधि है। ठीक है, अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ इसके परे ए या ओ हो तो क्या होता है, ये जो है वह ऐ और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर चकारोत्तरवती अकारः और यहां पर एकार है, तो अ प्लस ए ये दोनों परिवर्तित होकर के किस में बदल जाते हैं? ऐ हो जाते हैं। तो च प्लस एकदा जो है उसका संयुक्त रूप जो बनेगा वह बनेगा चैकदा। क्या बनेगा? चैकदा जो है वह इसका सही रूप बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें जो संधि अगर पूछ ले चैकदा में कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि का नाम है वह हो जाता है वृद्धि संधि हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पितृशब्दस्य द्वितीय विभक्तो बहुवचनम अस्ति। देखिए शब्द रूप की जब बात करते हैं तब शब्द रूप जो है वह और धातु रूप ये दोनों चीजें जो हैं वह हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप इनमें हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तो पितृ शब्द में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनता है? तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो बनता है वह बनता है पितृन बनता है। ठीक है, तो छठे का दूसरा आंसर है वह सही था। सखी शब्दस्य प्रथमा विभक्तो एक वचने रूपम अस्ति। अब क्या करते हैं, सखी शब्द है, अगर हमने थोड़ा सा पढ़ के नहीं गए होंगे तो क्या लगा देते हैं हम? सखी सखाय, सखी सखायो सखाय, नहीं, लेकिन सखी शब्द का जो प्रथमा एक वचन का जो रूप बनता है वह सखा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और तीसरे इसका जो तीसरा विकल्प है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सेव धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। सेव धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप जो है वह कौन सा होगा, ये यहां पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एक वचन का रूप मध्यम पुरुष का होगा वह होगा सेवे था। क्या होगा? सेवे था। आत्मनेपद के शब्द धातु रूपों को आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि आत्मनेपद से यद्यपि परस्मय पद की धातुओं को आप कर लोगे, लेकिन आत्मनेपद में आपको दिक्कत आ सकती है। दा धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। दा धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन बहुवचनम अस्ति, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति, ददाति दत्ता ददति। तो ये तो ददाति तो जो है वह लट लकार का होता है, और यहां पर जो दा धातु लोट लकार का जो रूप होगा वह दत्तः होगा। क्या होगा? दत्तः। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऋ धन आकृति। ऋ धन आकृति। अब यहां पर ऋ धन आकृति, इसका यहां पर संधि कौन सी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या पररूप संधि। तो आपने यण संधि सुनी है नाम। यण संधि विधायक सूत्र है इको यणची। इसकी वृत्ति होती है, वह होती है इकः स्थाने, इकः स्थाने यणः स्यात् अचि परे संहितायां विषये। संहितायां विषय, ये आपने ये बात पढ़ी है कि इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण होता है कब? तो अचि परे, मतलब अच के परे रहने पर। अब री, इक में क्या क्या आते हैं? ई, उ, री, री। ठीक है, इक के स्थान पर यण होता है। उ ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश होता है। तो ये तो हो गए इक हो गए, और ये जो हो गए वह हो गए यण हो गए। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण लेता हूं मैं, मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी। अब यहां पर इक स्थाने यण स्यात्, तो इक के स्थान पर यण होता है। अचि परे, अच परे रहने पर, तो यहां पर संहिता के विषय में, संधि के विषय में बात कही गई है। तो यहां पर क्या है? उ हो गया। यहां पर अच माने अ है, वह अच है, वह परे है। तो उ के स्थान पर क्या हो जाता है? व हो जाता है। तो इसमें ये जो शब्द बनेगा मध प्लस ये जो है वह व हो गया, और व में अ मिल गया, और शब्द बनता है मध्वरी। ठीक है, तो ये जो है वह यण संधि हो गई। अब री प्लस आकृति, तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? तो री के स्थान पर ल हो जाता है, और ये जो शब्द बनता है वह बनता है लाकृति। क्या बनेगा? लाकृति। और ये जो शब्द होगा, यहां पर जो संधि होगी वह होगी यण संधि होगी। क्या होगी? यण संधि। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोपः शाकल्यस्य, ये वार्तिक है, इति सूत्रेण प्रतिपादितम पदम अस्ति। इससे प्रतिपादित जो शब्द है वह कौन सा है? तो इससे प्रतिपादित जो शब्द है वह है हर इह, जो है वह इस वार्तिक के द्वारा प्रतिपादित शब्द कहा गया है। मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। मनस धन ईशा। मनस धन ईशा, ये जो है वह वार्तिक है, उस वार्तिक का उदाहरण है। और ये जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। शकंदु, मनीषा, शकवंदादिशु पररूप वाच्यम, ये जो है वह इसका वार्तिक है। शकंधवा दिशु पररूप वाच्यम, ये वार्तिक है। शकंद्वादिशु जो गण है उसमें पठित जो शब्द है उनमें जो संधि होती है वह पररूप संधि होती है, और इसका जो विच्छेद होता है वह मनस धन ईशा होगा। क्या होगा? विकल्प 4 मनस धन ईशा। तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम प्रयुक्तम। संसारे अधुना, यहां पर संधि सूत्र कौन सा प्रयुक्त किया गया है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है वह एंगः पदांताद्दिति, ये सूत्र प्रयुक्त किया गया है। इसमें कहते हैं कि पदांत, एंगः पदांताद्दिति, ये पदांत ए और ओ होने के बाद रस्व अ शब्द हो। ठीक है, तो ये जो है वह इस सूत्र के द्वारा
इनकी सिद्धि होती है। ये अ है वह इनमें पूर्वरूप हो जाता है, ठीक है। और ये शब्द जैसे संसारे प्लस अधुना, संसारे प्लस अधुना। अब यहां पर ए है और ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद रस्व अ आ रहा है। तो ए के बाद रस्व अ आने पर वह पूर्व में का देश हो जाता है और इस प्रकार से यह संसारे अधुना शब्द बनता है, ठीक है। तो ये तो ए का उदाहरण हो गया। इसके बाद देखते हैं ओ का उदाहरण, पुरो प्लस अपि, पुरो प्लस अपि। यहां पर ओ हो गया, ओ के बाद रस्व अ आ रहा है, तो ये जो है ये शब्द बनेगा पुरोरपि। क्लियर, ठीक है ना। तो ये जो सूत्र है वह है एंगः पदान्ताद्, जो सूत्र है वह इससे इस सूत्र के द्वारा ये जो शब्द है वह सिद्ध होते हैं। ग्रामाश्चलति इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। ग्रामान् चलति, ग्रामाद् चलति, ग्रामात् चलति, ठीक है। तो स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र अपन ने पढ़ा था, स्तोश्चुनाश्चु, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र क्या कहता है कि त और सवर्ग इसके साथ स और तवर्ग के साथ में श और चवर्ग का योग होता है। तो ये स है वह श में परिवर्तित हो जाता है, तवर्ग जो है वह चवर्ग में बदल जाता है। तवर्ग किस में बदल जाता है, चवर्ग में बदल जाता है। ये बात यहां पर कही गई है। तो यहां पर क्या है, त है ना। तो त के परे चवर्ग आ रहा है, तो ये जो तवर्ग है वह किस में बदल जाएगा, च में बदल जाता है और ये शब्द बनता है ग्रामाचलति, ग्रामाचलित। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। और अगर इसमें पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि होगी वह होगी च्युत्व संधि होगी। कौन सी संधि होगी इसमें, तो संधि इसमें होती है, ठीक है। तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। सुगणिशः इति पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। इस सूत्र में संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो गमो रस्वादचि गमुण नित्यम। ये जो है वह इसमें संधि विधायक सूत्र जो है वह कहा गया है। तो जो 15वां जो शब्द सूत्र है, 15वां जो प्रश्न है उसका विकल्प 4 जो है वह सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, समीदाधानम पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो इस सूत्र पद का संधि विच्छेद जो है वह है समीद प्लस आधानम, समीदाधानम। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और ये जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है, जलाम जुषो अंत्य सूत्र से इसकी सिद्धि भी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शिवच्छाया पदस्य विच्छेदः भवेत्। तो शिवः धन छाया, शिवः धन छाया, खेच एक सूत्र है, खेच सूत्र है वह कहता है कि इसमें छेच जो सूत्र है वह तुकागम करता है। क्या करता है, तुकागम करता है। कौन, छेच। कब करता है, तो छेच तुकागम तब करता है जब रस्व स्वर हो और रस्व स्वर से परे परे, यहां पर रस्व स्वर हो और रस्व स्वर से परे छ हो, है ना। तो रस्व स्वर के परे छ हो तो यह तुक का आगम करता है और तुक का आगम करने के बाद जो अंतिम जो शेष रहता है वह त रहता है, ठीक है। और त शेष रहने पर वह च छ, ये तवर्ग चवर्ग का द्वितीय वर्ण है च छ। तो यहां पर फिर आगम हो करके ये त है वह च्युत्व संधि के माध्यम से च में बदल जाता है और शब्द बनता है शिवच्छाया बन जाता है। क्या बन जाता है, शिवच्छाया बन जाता है। और इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है,
ठीक है, इसका जो विच्छेद है वह शिव धन छाया। विसर्जनीयस्य स कदा भवति, तो खरी परी ना, विसर्जनीयस्य स ये सूत्र है और उसमें क्लियर उसकी वृत्ति में लिख दिया है कि विसर्ग का स तब होता है जब खर प्रत्याहार के वर्ण जो है वह परे होंगे तो। ठीक है, तो इसका विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। शिवो वन्द्यः, शिवो वन्द्यः इत्यत्र संधि अस्ति, यहां पर संधि कौन सी है? तो आपको पता है कि यहां पर ऊ का ओ हो रहा है, विसर्ग का ऊ और ऊ का ओ हो जाता है, तो इसमें जो ऐसी कंडीशन में जो संधि होती है वह होगी विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग। हशीच एक सूत्र है जो कि रस्व आकार के बाद विसर्ग स और रू या हो और इसके बाद हर्ष प्रत्याहार हो, क्या हो? हर्ष प्रत्याहार हो, तो वह जो है वह विसर्ग का ऊ करता है और ऊ का फिर है वह गुण संधि से ओ हो जाता है। तो यहां पर जो शिवो वंद्य जो शब्द है उसमें संधि जो है वह विसर्ग संधि है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। एंगः पदांतादति इति सूत्रे सूत्रस्य उदाहरणमस्ति, तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वह है हरे अवः। ठीक है, हरे रवः ये जो है वह इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाघरी पदस्य वैकल्पिकम संधि पदम अस्ति झयोहन्यतरस्याम सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि जो सूत्र है संधि विच्छेद है उसके दो रूप बनते हैं, एक तो वाघ हरि बनता है और दूसरा इसका वैकल्पिक जो रूप बनता है वह बनता है वाघ घरी। ठीक है, ह का घ हो जाता है, ये दोनों शब्द दोनों वैकल्पिक रूप है, तो वाघ हरि का वैकल्पिक रूप क्या बनेगा? वाघ हरि। विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, 21वें का विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। मधु प्लस हरि आप सबको पता है, मध्वरी, इसमें कौन सी संधि है वो चीज भी आपको पता है, यण संधि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तोश्चुनाश्चु बार बार सूत्र यही पूछा जा रहा है और परीक्षा में भी पूछा जाएगा। इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, तोश्चुनाश्चु का कौन सा सूत्र का उदाहरण है? रामश्चिनोति वागीश एतन मुरारी तल्लय, तो रामश्चिनोति जो है वह तोश्चुनाश्चु का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अस्मद शब्दस्य सप्तम एकवचने रूपम किम, अस्मद और युष्मद, याद रखना अस्मद और युष्मद जो शब्द हैं वह 100% परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और इसका जो सही आंसर है वह है मई। क्या होगा? मई, मई आवयो अस्मासु। ठीक है, चलिए तो इसका विकल्प 2 जो सही आंसर है। पुल्लिंग सर्व शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम अस्ति, देखिए सर्व शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये कौन से लिंग में पूछ रहा है। क्या ध्यान रखना है? कौन से लिंग में पूछा जा रहा है। तो ये पुल्लिंग में पूछा जा रहा है, तो पुल्लिंग में पूछा जा रहा है, तो पुल्लिंग में सर्व शब्द जो है उस सर्व शब्द का एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो सर्व शब्द का एक वचन में जो रूप बनेगा वह होगा सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै तृतीया, तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्त्रीलिंगे इदं शब्दस्य षष्ठी बहुवचनस्य रूपम बहुवचनम किम, स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग में इदं शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप जो है वह क्या होगा? वही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आसाम। क्या होगा? स्त्रीलिंग में इदम शब्द का इदम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में जो रूप बनेगा
वह होगा आसाम। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। हन धातु, हन धातु लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, लट लकार में हन धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, हंति हत ननंती। ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछते हैं बार बार। ननंती इत्यत्र धातु अस्ति, ये भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ननंती जो शब्द है उसमें जो धातु है वो हन धातु है, घन धातु नहीं है, हन धातु है, ये चीज का ध्यान रखना। तो विकल्प चौथे का 27वें का 4 जो है हंति हत ननंती। भू धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम, है ना। विधिलिंग लकार में भू धातु जो है उस भू धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन जो है वह क्या होगा? तो मध्यम पुरुष का एक वचन जो है वह होगा भवे। ठीक है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भू धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने वैकल्पिकम रूपम अस्ति। ठीक है, भू लकार भू धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का वैकल्पिक रूप क्या होगा? तो भवतात होगा। क्या होगा? भवतात। और इसका वैसे रूप जो होगा वह होगा भवतु। भवतु के स्थान पर इसका वैकल्पिक जो रूप होता है वह भवतात भी होता है। और ये परीक्षा में पूछते हैं, अगर हमें पता नहीं होगा, हमें भवतु यही पता होगा भवतु होता है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, और विकल्प में ये अगर आ जाता है तो हमें पता ही नहीं होगा, तो हम फिर उसको प्रश्न को सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका जो वैकल्पिक रूप है वह भवतात बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पा धातु रिट लकारे अन्य पुरुष रूपाणी संति। अन्य पुरुष का मतलब होता है प्रथम पुरुष। अन्य पुरुष की जगह, प्रथम पुरुष की जगह कभी कभी अन्य पुरुष भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो अन्य पुरुष की अन्य पुरुष का मतलब होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, तो पा धातु का रिट लकार में क्या रूप बनता है? तो पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति। विकल्प 1 जो है, ध्यान रखना ये पास्यति लिखा हुआ आ जाए, पास्यति, तो ये जो है वह लट लकार का रूप नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा वैसे तो लट लकार जैसा ही है, जैसे भवती भवता भवंती, वैसे ही पास्यति पास्यत पास्यन्ति, लेकिन ये जो है वह लट लकार का रूप नहीं है, अपितु ये जो रूप है वह लिट लकार का रूप है। इसका है लिट लकार का रूप है ये। क्लियर? तो इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हन धातु लोट लकार अन्य पुरुष। अब यहां पर भी अन्य पुरुष लिखा हुआ है, अन्य पुरुष का मतलब होता है प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या है? हनंतु, हंतु, हन्यतु और ज्ञनंतु। हंतु, हताम, ज्ञनंतु। तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हन धातु को तो सारे चीज जो रूप है उसके रूप करके ही जाना। धात्रंश इति पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश। ठीक है, अब इसमें अपन ने इससे पहले जो संधि पढ़ी थी वह पढ़ी थी यण संधि पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? यण संधि पढ़ी थी। यण संधि में अपन ने क्या देखा था? यण संधि में क्या देखा था? क स्थाने यणः स्यात्। इक में क्या आता है? ई, उ, री, री, ये पढ़ा था, है ना। और ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है, री के स्थान पर ल हो जाता है। कब? तो यहां पर अची परे, अच परे रहने पर। ठीक है, अच परे रहने पर, तो यहां पर जो है वह री के स्थान पर र हो जाएगा, और ये जो है र होने पर ये जो शब्द बनता है वह धात्रिंश बनता है, और यहां पर जो है वह विकल्प 3 इसका सही आंसर है। और संधि अगर पूछ ले तो इसमें जो संधि है वह यण संधि है।
ठीक है। गुण संधि और यण संधि के इस उदाहरणों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। गुण संधि में उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर क्या होता है, तो री के स्थान पर और होता है। क्या होता है याद रखना, यण संधि में री के स्थान पर र होता है और गुण संधि में री के स्थान पर और होता है। ये फर्क है दोनों में। तो विकल्प इसका 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एचो यवायावः सूत्रानुसारेण ओ वर्णस्य स्थाने अचि किम भवति। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये अयादि संधि विधायक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। अयादि संधि क्या कहती है, ए ओ ऐ औ। ठीक है, इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश होता है। कब, तो अचि परे, अच प्रत्यय अच वर्ण जो है, स्वर जो है वह परे रहने पर। तो यहां पर पूछ रहा है कि सूत्र में ओ वर्णस्य स्थाने अचिम किम भवति, अचि किम भवति। ओ वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, तो ओ के वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, अव हो जाता है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गद्दिरेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। गद्दिरेचि सूत्र के उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है, तो आपको पता है गद्दिरेचि जो सूत्र है वह वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। और वृद्धि संधि जो क्या क्या कहती है, वह कहती है कि अ या आ के परे ए या ओ हो, ए या ओ हो, तो ये जो है ए या ओ वह ऐ और औ में वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि देव प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ए या ऐ भी हो, ओ या औ हो तो भी, है ना। देव प्लस ऐश्वर्य, तो देव प्लस ऐश्वर्य है, तो ये जो शब्द बनेगा वह इसका संयुक्त रूप वृद्धि संधि होकर के बनेगा देवेश्वर्यम। क्या बनेगा, देवेश्वर्यम। और इसमें जो संधि है वह वृद्धि संधि है। ठीक है, और यहां पर विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण वागीशः इति पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस ईशः, फिर क को तृतीय वर्ण हो जाता है और क को ग हो जाता है और वागीश शब्द बनता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे सूत्र संदर्भे अंचित पदस्य इत्यस्य संधि स्यात्। अंचित पद जो है वो उसका संधि क्या होगी इसकी, वैकल्पिक। तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये सूत्र कहता है कि अपदांत पदांत के बीच में, है ना, पदों के बीच के अंदर यदि यह प्रत्याहार के वर्ण परे हो तो जो अनुस्वार है वह बाद का जो वर्ण होगा, यह प्रत्याहार का जो वर्ण होगा उसी के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब यहां पर देखिए, अपदांत मतलब पदों के बीच में है। अब यहां पर पदों के बीच में यह च जो है वह यह प्रत्याहार का वर्ण है। तो यह प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण ये जो अनुस्वार है वह इस मतलब यह प्रत्याहार का जो वर्ण होगा उसी के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो च का पंचमाक्षर क्या होगा, च छ ज झ ञ, क्या होगा, य होगा। तो इसका जो संधि होगी वह होगा अंचित, है ना। अनुस्वार है वह पंचमाक्षर में बदल गया। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शिवोर्च्य इत्यत्र इत्यस्य संधि विच्छेद स्यात्। यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा शिव प्लस अर्चः। विकल्प 4 जो है वह इसका
सही आंसर होगा। अतोरोरुप्लुता दप्लुते, इसका जो सूत्र है वह होगा, और विसर्ग को फिर ओ हो जाता है। ठीक है, पुनः रमते पदस्य संधि सूत्रानुसारेण संधि विच्छेद स्यात्। तो वही बताया था मैंने, रोरी और ड्र लोपे दीर्घस्य पूर्वो अण। तो पुनर् प्लस रमते, यहां पर र जो है रोरी सूत्र के माध्यम से लोप हो जाता है, और ड्र लोप दीर्घ से पूर्वो अण इस सूत्र के द्वारा न है वह ना में बदल जाता है, और शब्द पुनः रमते बनता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम अस्ति। हरि शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? तो हरि का षष्ठी बहुवचन जो होगा वह होगा हरिनाम, है ना। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, सख्यु इति शब्द रूपम अस्ति। ये सख्यु जो शब्द है वह कहां कहां बनता है? तो सख्यु जो शब्द है वह चतुर्थी और पंचमी दोनों में एक वचन के रूप में जो है वह सख्यु शब्द बनता है। चतुर्थी और पंचमी दोनों में जो सख्यु शब्द है वह चतुर्थी और पंचमी दोनों में बनता है। तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अग्ननन। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, हन धातु के बार बार जो प्रश्न है वह बार बार प्रश्न जो है वह आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अग्ननन इति धातु रूपे मूल धातु अस्ति। तो इसमें जो मूल धातु है वह हन धातु है। कौन सी है? हन धातु है, इसको ध्यान रखना। सख्यु पदे इति शब्द रूपम अस्ति। तो इसका जो शब्द रूप है चतुर्थी में नहीं बनता है, पंचमी और षष्ठी में बनता है। इसमें बनता है पंचमी और षष्ठी में बनता है। तो इसका विकल्प 2 जो है उसको देखना। पंचमी और षष्ठी जो है उसमें सख्यु शब्द बनते हैं, चतुर्थी में जो है वह सख्यु शब्द नहीं बनता, पंचमी तो बनता है। चलिए, अग्ननन हो गया। मुद धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषे बहुवचने रूपम अस्ति। मुद धातु विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनता है, ये पूछा गया है। मुद धातु यद्यपि आत्मनेपद का रूप है, और आत्मने रूप से प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे, इसलिए इसका जो इसका जो विकल्प 1 है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है, मोदेध्वम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अलभथा इति शब्द रूपम अस्ति। ये शब्द रूप है वह कहां बनता है? लट्टी प्रथम पुरुष एक वचन है, यहां नहीं बनता है। लोटी मध्यम पुरुष एक वचन है, यहां भी नहीं बनता है। रटी उत्तम पुरुष एक वचन है, यहां भी नहीं बनता है। लंगी लंग लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में जो है वह ये शब्द बनता है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। क्री धातु आत्मने पदे लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति। उत्तम पुरुष, क्री धातु का आत्मने पद में लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो वो बनेगा करवे बनता है। क्या बनता है? करवे। तो इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। और इसको देख लेना, बहुत क्री धातु जो है वह भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथनम किम विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न, विवार बाह्य प्रयत्न, ईषद विव्रतम आभ्यंतर प्रयत्न, संव्रत बाह्य प्रयत्न। जैसा कि आपको पता है कि प्रयत्न जो है, प्रयत्न कितने हैं? तो प्रयत्न 2 हैं। एक तो है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा जो प्रयत्न है वह है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। बाह्य प्रयत्न जो है वह है 11 है। कितने हैं? 11। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन से हैं?
तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रयत्न हैं। एक तो है पृष्ठ स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये जो है वह आभ्यंतर पर प्रयत्न, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 है वह बाह्य प्रयत्न है। अब यहां पर देखिए, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न सही बात है, विवार बाह्य प्रयत्न, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न ये सही है, विवार बाह्य प्रयत्न ये बात भी सही है, ईषद विवृत, ये ईषद विवृत ये आभ्यंतर प्रयत्न ये बात भी सही है, संवृतम बाह्य प्रयत्न, जो संवृत है वह बाह्य प्रयत्न है, ये बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि संवृत माने है ना, ये जो संवृतम है वह बाह्य प्रयत्न नहीं है, अपितु ये कैसा है, आभ्यंतर प्रयत्न है। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। आते हुए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण अस्ति, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, वृद्धिरादेश, आ, ऐ और औ जो हैं वह वृद्धि संज्ञक वर्ण कहे गए हैं, इसलिए इसमें विकल्प 2 जो है वह वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, आ, ऐ, औ जो है यह वृद्धि संज्ञक है, और वृद्धि संज्ञक वर्ण में विकल्प ए, विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है इसका। चलिए, गुण संज्ञको वर्णों को, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो अ, अदिंग गुण, अत एंग गुण, अत, अ, ए और ओ, ये जो है वह गुण संज्ञक है, तो विकल्प इसका 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु हकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्तम विकल्पम चिनुतः। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ह जो वर्ण है उसके लिए बाह्य प्रयत्न से संबंधित उपयुक्त विकल्प कौन सा है। चलिए बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, फिर आता है अल्प प्राण, और फिर आता है वह आता है महाप्राण, अल्प प्राण, और इसके बाद जो आएगा वह आएगा महाप्राण। इसमें क्या क्या होता है वह चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये महाप्राण हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो आते हैं वह वर्ग का पहला, दूसरा, श, श, स, ये वर्ण आते हैं। संवारनाद घोष इसके अंतर्गत वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, इसके बाद य, र, ल, व और ह, ये जो है वह संवार नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, र, ल और व वर्ण, ठीक है। और महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह है वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, श, स और ह, ये वर्ण है वह महाप्राण में आते हैं। अब यहां पर यह पूछा गया है कि ख, ख वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये ख जो है वह विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष, ये वर्ण। इसके बाद जो है ख का क्या होगा, वर्ग का दूसरा वर्ण जो है वह ख होता है, तो ये जो है वह महाप्राण में आता है। तो इसका जो विकल्प 2 जो है ना, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण जो है वह इसके बाह्य प्रयत्न होते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के कहे गए हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 कहे गए हैं। कितने कहे गए हैं? 5 कहे गए, वही ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट आदि। ठीक है, केशाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञक स्यात्। इनकी अतिशय सन्निधि जो है वह संहिता संज्ञा कही गई है। परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञक स्यात्, इसकी वृत्ति में कहा गया है। तो इसमें इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा कि वर्णों की अतिशयित सन्निधि जो है वह संहिता संज्ञा कही गई है। संस्कृत व्याकरणानुसारम शकारस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति। शकार जो है ना, शकार श, उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ये बात पूछी गई है। इससे पहले वाले जो इंडेक्स में उसमें ही देख लेते हैं अपन कि शकार जो है, ये शकार, इस शकार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो विवार, श्वास, अघोष और क्या होगा? महाप्राण। ठीक है, क्लियर? विवार, श्वास, अघोष, श का बाह्य प्रयत्न हो गया और महाप्राण श हो गया। ठीक है, चलिए, तो विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। विकल्प 4 जो है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या कहता है? तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अचः स्यात्। ठीक है, तालवादी जो भाग हैं उनके ऊर्ध्व भागों से निष्पन्न होने वाला जो अच है वह किस संज्ञा को प्राप्त होता है? तो वह उदात्त संज्ञा स्यात्, उदात्त संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, और अधोभाग निष्पन्न अचः अनुदात्त संज्ञा स्यात्। ठीक है, चलिए, स इति वर्णस्य उच्चारणे क बाह्य प्रयत्न, स वर्ण के उच्चारण में कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? घोष, अघोष, अल्पप्राण, उदात्त। ठीक है, अपन फिर वही इंडेक्स जो है उस इंडेक्स के माध्यम से ही अपन इसको सही कर लेते हैं कि स का जो बाह्य प्रयत्न वह क्या होगा? तो स जो है उसका बाह्य प्रयत्न विवार, संवार, विवार, श्वास और अघोष होता है, और यहां पर महाप्राण होता है, विवार, श्वास, अघोष। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होता है। स का बाह्य प्रयत्न जो है वह अघोष होता है। उस इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि आपके बहुत काम आएगी वो इंडेक्स। संयोग संज्ञा भविष्यति हलोनंतरा संयोग ना, अचो से अव्यवहित है ना, अचो के व्यवधान से रहित व्यंजनों के बीच की जो संज्ञा होती है वह स्वर संयोग संज्ञा होती है। तो द्वयो व्यंजनयो मध्य संयोग संज्ञा भविष्यति, तो दो व्यंजनों के बीच की जो संज्ञा है वह संयोग संज्ञा कही गई है। निम्नलिखित वर्णेषु ईषद स्पृष्ट वर्णः चेतव्यः। देखिए, स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत, ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 कहे गए हैं। स्पष्ट प्रयत्न में जो है वह स्पर्श व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं? स्पष्ट व्यंजन में आते हैं। ईषद स्पष्ट में अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं वो आपको पता ही है, यर, लव, ये जो है वह स्पष्ट व्यंजन है। ईषद विव्रत में जो है वह ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन आता है? ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह, ये जो है वह ऊष्म व्यंजन हो गए। विव्रत के अंतर्गत जो आते हैं वह स्वर आते हैं, और रस्व अ जो है प्रयोग दशा में संवृत, प्रक्रिया दशा में विव्रत होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है ईषद स्पष्ट,
ईषद स्पृष्ट में कौन से वर्ण आते हैं, ये चीज यहां पर पूछी जा रही है। तो ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत जो आते हैं वह अंतस्थ वर्ण आते हैं, और अंतस्थ वर्णों की ये जो है वह विकल्प इसका सही आंसर है। पून इत्यत्र शकारस्य इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञक विधायक जितने भी सूत्र हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, किस सूत्र के द्वारा कहां पर संज्ञा होगी कहां नहीं होगी। तो शकारस्य इत संज्ञा, श प्रत्यय से एक सूत्र है, इत श की इत संज्ञा करने वाला, श की इत संज्ञा करने वाला श प्रत्यय से एक सूत्र है, और श प्रत्यय से जो सूत्र है वह क्या कहता है कि प्रत्यय आदौ, प्रत्यय के आदि में शकारस्य ईत संज्ञा स्यात्, प्रत्यय के आदि में जो शकार है उस शकार की ईत संज्ञा होती है, ये चीज कही गई है। और यहां पर शून्य शब्द में अगर शकार की ईत संज्ञा प्रत्यय के आदि में है, प्रत्यय के आदि में ईत संज्ञा जो करने वाला जो सूत्र है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। शून्य इत्यत्र नकारस्य ईत संज्ञा के विधायक सूत्रम अस्ति, ये पूछ लिया जाए तो नकार की ईत संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह हलंत्यम है। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। लशक्त्वतद्धिते इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। अतद्धिते लह श और क वर्गस्य ईत संज्ञा स्यात् प्रत्यय आदौ, प्रत्यय के आदि में तद्धित का प्रत्यय नहीं हो और उसके प्रत्यय के आदि में ल हो या फिर श हो या फिर कवर्ग हो, क ख ग घ ङ ये हो, तो उस कंडीशन में जो उसकी ईत संज्ञा करेगा वह लशक तद्धिते करेगा। तो यहां पर जो है वह इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इस सूत्र का उदाहरण क्षत्रि प्रत्यय है। क्षत्रि में जो श है उस श की ईत संज्ञा कौन करेगा, तो लशक तद्धिते करेगा। क्षत्रि में री है, उस री की ईत संज्ञा कौन करेगा, तो उपदेशे जनुनासिक ईत करेगा। कौन करेगा, उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक ईत सूत्र है वह री की संज्ञा करता है। टू नदी में टू की संज्ञा कौन करेगा, तो इसके लिए भी एक अलग से चुटू सूत्र दिया गया है। ठीक है, शाकन में न की संज्ञा कौन करेगा, तो हलंत्यम। शाकन में शा की संज्ञा कौन करेगा, तो शाकन में शा की संज्ञा शह प्रत्ययस्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सुमेलितम कुरुतः उदात्त उच्चैरुदात्त वृद्धि आदेश वृद्धिरादेश सुप्तिंगतम पदम अचोन्त्यादि टी। ठीक है, ये देख लीजिए विकल्प पहले का 4 सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। वृद्धि 3 ये सही आंसर है, और ये ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितेषु गकार विषयक अनुपयुक्तम कथनम किम। ग से संबंधित जो है वह गलत कथन कौन सा है, ये चीज हमें यहां पर देखनी है। ग कंठ वर्ण अस्ति, सही बात है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। क ख ग, क वर्ग का वर्ण है, ग तृतीय वर्ण है, और क वर्ग जो है उसकी जो ध्वनि होती है वह कंठ होती है। क स्पर्श व्यंजनम अस्ति, सही बात है, क से म तक कादेव मावसना स्पर्शा, क से लगा करके म तक जो 25 वर्ण है वह स्पर्श व्यंजन है, सही बात है। क वर्णस्य स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, सही बात है, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श व्यंजनों का जो प्रयत्न होता है अभ्यंतर प्रयत्न वह स्पृष्ट होता है, ये बात भी सही है। क वर्णस्य संवारनाद घोष महाप्राणा बाय प्रयत्न अस्ति। अल्प प्राण महाप्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह तो होता है अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वह महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण। और यहां पर यह किया गया है कि संवार नाद और घोष होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन ये जो महाप्राण कहा गया है वो महाप्राण बात गलत है, क्योंकि ग जो है वह वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण है, और वर्ग का तीसरा वर्ण होता है उसका प्राण जो होता है वह कौन सा होता है, अल्प प्राण होता है, न कि बाह्य प्राण होता है। तो इसके लिए ये जो है बात गलत है, और ये समस्त कथन है जो गलत हो जाता है ग के विषय में। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुमेलितम कुरुतः। अब यहां पर इसका उच्चारण कौन सा है, तो तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंतः उपपद्मानियानाम मोष्ठः
ठीक है। कंठ जो है वह उसका उच्चारण स्थान ग हो गया। मुख नासिका वचनोनुनासिक पंचमाक्षर है और उसका उच्चारण स्थान जो है वह म हो गया। इसके बाद ऋतु यशाणाम मूर्धा, इचु यशानाम तालु, तो ए इसका 2 हो गया। ठीक है, इसमें आ रहा है ये विकल्प, इसमें भी आ रहा है। मूर्धा 3 ये है। मुख नासिका वचनोनुनासिका विकल्प 1 क। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। सारे सूत्र जो उच्चारण स्थान के हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न डेफिनेट आएगा ही आएगा। अंतेन इता सह आदि मध्यगा नाम स्वस्य च का संज्ञा स्यात्, ये वृत्ति से लिया गया प्रश्न है। कहां से लिया है? वृत्ति से लिया गया प्रश्न है। और आदिरंतेन संहिता प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है और इसकी वृत्ति में ये चीज लिखी गई है। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रत्याहार संज्ञा। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, द्रव्य भिन्नार्थे चादयः किम संज्ञक स्युः। ठीक है, द्रव्य भिन्न अर्थ के जो शब्द होते हैं च आदि, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी निपात संज्ञा होती है। कौन सी होती है? निपात। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रादयो क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। प्र आदि के उपसर्ग जो है उनका क्रियाओं के साथ योग होने पर उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी जो संज्ञा होगी वह उपसर्ग संज्ञा होती है। विकल्प 4 जो सही आंसर है। मुख नासिका वचनोनुनासिक, उसकी वृत्ति में ये चीज लिखी गई है, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णाः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सुमेलितम कुरुतः। सुमेलित करना है एंगी पररूपम उपोषति वृद्धिरेचि महेश्वर्य आद्गुण हितोपदेश इको यणचि लाकृति। ठीक है, ये प्रश्न ये सूत्र हैं और ये सूत्रों के ये उदाहरण है। तो इसका विकल्प इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। वृद्धि रेचि इसमें भी आ रही है, इसमें आ रही है। ठीक है, आद गुण 1 विकल्प माना ये सही आंसर है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कस्मिन् विकल्पे सूत्रोदाहरणयो योजनम समीचीनम नास्ति अनुस्वारस्य यही परसवर्णे अंकितः भयो होन्यतरस्याम उद्धारः तोर्ली जगन्नाथः सुनाष्टु रामष्टिकटे रामष्टिकते। तोर्ली जो सूत्र है इसमें ये जो है वह सही नहीं है, क्योंकि इसमें इसका सूत्र क्या कहता है, तवर्ग से परे ल हो तो वह जो तवर्ग है वह भी ल में बदल जाता है। तो ये जगन्नाथ इसका नहीं है। तत् प्लस लय इसका उदाहरण जैसे है तत् प्लस लय, यहां पर ल परे है, यहां पर तवर्ग है, तो त जो है वह भी ल में बदल जाता है और बनता है शब्द, वह बनता है तल्लय। क्या बनता है? तल्लय। वैसे ही तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, अब यहां पर तत् प्लस लीन में जो त है वह भी ल में बदल जाता है और शब्द बनता है तल्लीन। क्या बनता है? तल्लीन। क्लियर? तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह सही नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसके सारे उदाहरण और सूत्र सही है। विकल्प 3 जो है वह सही नहीं है। झलाम जोशो अंते इति सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। ठीक है, झलाम जोशो अंत जो शब्द है सूत्र है, उसके द्वारा तक जो है झल वर्णों को जश हो जाता है। ठीक है, और तृतीय वर्ण हो जाता है। अब्जह सही है, अजंत सही है, अब्धि सही है। अनुच्छेद जो है वह झलाम जोशो अंते का उदाहरण नहीं है। विकल्प 4 जो है वह इसका आंसर है। यरो नुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। यरो नुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है वह है एतन मुरादी। एतन मुरारी जो है वह इसका इसी सूत्र का, यरो नुनासिक नुनासिको वा, इस सूत्र का ये उदाहरण कहा गया है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुत, गलत जो युग्म है उसको चयन करना है। तल्लय लत्व संधि, बाघरी परसवर्ण संधि, विद्यालय दीर्घ संधि, तट्टिका ष्टुत्व संधि। तो वाघरी जो है ये पर सवर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, अपितु ये पूर्व सवर्ण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्व संधि, पूर्व सवर्ण संधि का उदाहरण है। ठीक है, वाघरी और उसका वैकल्पिक रूप जो बनेगा वह बनता है वाघहरी। का वैकल्पिक जो रूप बनता है वह वाघहरी, दोनों बनते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प ये दो जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोरी सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोरी और ड्रोलोपे दुर्गस्य पूर्वो दीर्घस्य पूर्वोण। ठीक है, ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोरी जो सूत्र है वह क्या कहता है? र और र ऐसी कंडीशन आती है तो इस र का लोप हो जाता है, और इसका जो सही आंसर है वह अंतरराष्ट्रीय है। इसका विच्छेद जो होगा तब क्या होगा? अंतर प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, अब यहां पर र है, यहां पर र है, तो रोरी जो सूत्र है वह इस पूर्व र का लोप कर लेता है, और ड्र लोपे दीर्घ पूर्व से दीर्घो आण, ये जो सूत्र है वह त को दीर्घ कर देता है और अंता शब्द बन जाता है, और ये जो शब्द है वह अंतरराष्ट्रीय बनता है। क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय। विकल्प 2 जो है वह इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला शब्द प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुता, जो गलत युग्म है उसको अपन को पहचानना है। हरे पंचमी एक वचनम, राज्ञे चतुर्थी एक वचनम, भवता पंचमी एक वचनम, और पित्रे चतुर्थी एक वचनम। तो इसका जो सही आंसर है वह, इसका जो सही आंसर है वह होगा विकल्प 1 3, भवता पंचमी एक वचन, क्योंकि जो भवता शब्द है वह पंचमी एक वचन में नहीं बनता है ना? पंचमी एक वचन में नहीं बनता, अपितु ये जो बनता है वह तृतीया एक वचन में बनता है। क्या बनता है? तृतीया एक वचन में बनता है, और इसका सही विकल्प आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अस्मद रूपे शब्द रूपे माम इत्यस्य वैकल्पिकम रूपम अस्ति, माम आवयो अस्मासु। ये माम आवाम अस्मान, ये शब्द बनता है माम आवाम अस्मान। और इसका वैकल्पिक रूप जो बनता है वह बनता है मा नो ना, ये बनता है। ठीक है, या तो ये रूप बनेंगे या फिर इसके वैकल्पिक रूप इनकी जगह पर ये बनेंगे। यहां पर माम का जो वैकल्पिक रूप है वह पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? माम का। माम आवाम अस्मान ये शब्द है, तो माम का पूछा जा रहा है, तो माम का जो वैकल्पिक रूप होगा वह होगा मां होगा, मतलब विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अदस शब्द स पुल्लिंगे तृतीय तृतीय बहुवचनांतस्य रूपम के, अदस शब्द का तृतीय बहुवचन रूप जो है वह होता है अमी भी होता है। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। शब्द रूपेशु तव पदम अस्ति, तव पद है वह शब्द रूपों में कहां बनता है? तो तव शब्द जो है वह युष्म शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप है। कौन से का है? षष्ठी एक वचन का जो रूप है वह तव जो है वह बनता है। ठीक है, चलिए, तव युवयो युष्माकम, तव युवयो युष्माकम ये शब्द रूप बनता है। अगला प्रश्न, समीचीनम मेलनम कुरुतः, तया जो है वह तृतीया एक वचन का रूप है। तस्मै गुरुवै नमः चतुर्थी एक वचन, और तानी जो है वह प्रथमा बहुवचन का रूप है, और तई जो है वह तृतीया बहुवचन का रूप है। और विकल्प 1 जो है
वह इसका सही आंसर है। ठीक है, सारे शब्द रूप और धातु रूप हमारे सिलेबस में दे रखे हैं जितने भी, वह आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेने हैं। ठीक है, अस्थि शब्दस्य, अस्थि शब्दस्य चतुर्थी विभक्तो रूपम स्यात्। चतुर्थी रूप विभक्ति जो है, उस चतुर्थी विभक्ति में रूप क्या होगा, ये यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अस्थने अस्थिभ्याम अस्थिभ्य चतुर्थी, विकल्प 3 जो है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वारी शब्दस्य षष्ठी विभक्तो द्विवचने रूपम स्यात्। तो वारी शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप बनता है, वह बनता है वारिणो। क्या बनता है, वारिणो। विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। चलिए 79, असुमेलितम युग्मम चिनुत। मोदेत लंग लकार, मोदते लट लकार, मोदिष्यते ऋट लकार और अमोदंत लंग लकार। ये यहां पर विकल्प जो 4 हैं, उन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसमें जो मोदेत है विकल्प 1, ये सही नहीं है, ये विधिलिंग लकार का है। क्या है, विधिलिंग लकार का ये है, और विकल्प 1 जो है वह इसका गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, त्रिश धातु लुट लकार प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम स्यात्। ठीक है, तो लुट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा, तो द्रष्टारो। ठीक है, क्या होगा, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पश्येयु स्थातारः पश्यति इत्यत्र लकार क्रमः वर्तते। यहां पर ये जो 3 शब्द हैं वह किस लकार के हैं, वह हमें पहचानना है। तो पश्येयु जो है वह विधिलिंग लकार में बनता है, स्थातारः जो है वह लूट लकार में पड़ता है, बनता है, पश्यति ये लट लकार जैसे लगता है, लेकिन ये वास्तव में ऋट लकार में बनता है। विकल्प 3 जो है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हाँ, घ्ननंती ये किस में बनता है, हंती अतः घ्ननंती लट लकार में बनता है। अग्ननन जो है वह लंग लकार में बनता है। हन्यु जो है वह लूट लकार में बनता है। हंता जो है वह विधिलिंग लकार में बनता है। तो विकल्प ये 4 4 ये भी सही है। ठीक है, हन्यु, हन्यु और हंता ये जो है वह किसमें बनते हैं, इसको थोड़ा सा, ये जो है वह थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकता है। और हन्यु जो है वह विधिलिंग में बनता है। हन्यु जो है वह विधिलिंग में बनता है, हंता लूट लकार में बनता है। ठीक है, तो हन्यु विधिलिंग और हंता जो लूट लकार, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाँ ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। लब धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष द्विवचन अलभ्य थाम, मुद धातो लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने मोदे, याच धातो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम याचेरन, सेव धातो लृट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनम सेविष्यते। तो इसमें जो है ये सही बनता है, ये भी बनता है और ये बनता है। अलभ्य थाम नहीं बनता है, अलभ्यताम बनता है। क्या बनता है, अलभ्यताम बनता है। असमीचीनम युग्मम, तो ये जो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
संहिता संज्ञा कुत्र विवक्षा अपेक्षते। तो संहिता संज्ञा जो वाक्य में है वह विवक्षा को अपेक्षित करता है। संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समय से समा से वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। जो समा वाक्य है वहां संहिता जो है वह विवक्षा की अपेक्षा रखता है। तो 84 का विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। तालवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न चेत एतद द्वयम यस्य येन तुल्यम। जिनके तालुवादी आभ्यंतर स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों जो सही है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। निम्नलिखितेषु पद संज्ञा संज्ञक शब्द अस्ति सुप्तिंगतम पदम। तो हरि शब्द पद संज्ञा नहीं है क्योंकि इसमें सुबंत नहीं है, फल भी नहीं, गुरु और फल नहीं है। लता जो है वह सुबंत शब्द है और सुबंत और तिगंत की जो है वह पद संज्ञा होती है। तो इसका जो विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। हरि एतो दुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, है ना, दीर्घ इकारांत उकारांत और एकारांत जो शब्द है उनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। तो यहां पर हरि शब्द की जो संज्ञा होगी वह प्रग्रह्य संज्ञा होगी। कौन सी होगी? प्रग्रह्य संज्ञा। हरि इत्यत्र टी संज्ञक अचोन्त्यादि टी। सूत्र क्या कहता है? अचोन्त्यादि टी अर्थात अंतिम अच के बाद के जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों की टी संज्ञा होती है। जैसे हरिम, हरिम शब्द का अंतिम अंतिम जो अच क्या है, अंतिम स्वर क्या है? तो ई। अंतिम ई वर्ण क्या है? स्वर ई। तो ई के बाद जितने भी वर्ण हैं उस पूरे वर्ण समूह की जो संज्ञा होगी वह टी संज्ञा होगी। तो हरिम यहां पर जो टी संज्ञा होगी वह इम जो है उसकी इम की जो है वह टी संज्ञा होगी। केशाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। तो वर्णानाम अतिशयित संहिति अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। निम्नलिखितेषु प्रग्रह्य संज्ञक स्यात्। दीर्घ इकारांत उकारांत और एकारांत जो शब्द हैं उनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। तो इसमें जो प्रग्रह्य संज्ञक शब्द है वह विष्णु है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अधोलिखितेषु पदम अस्ति। इन अधोलिखित में से पद है तो पद जो है सो सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो इसमें तिगंत शब्द नहीं है, इसमें भी सुबंत नहीं है क्योंकि विसर्ग नहीं है, और ये भी तिगंत और सुबंत नहीं है। गच्छन्ति जो है वह तिगंत है, टीप प्रत्यय इसके योग से बना हुआ है, और इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेची, वृद्धि रादेच, इको यणची और आदगुण। तो वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है, वृद्धि संज्ञक जो सूत्र है वह कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो वृद्धि संज्ञक जो सूत्र है वह वृद्धि रादेच जो है वह है। ठीक है, चलिए विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मध्वरी शब्दे संहिता संज्ञको वर्णो स्त। मध्वरी जो शब्द है उसमें उसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। तो इसमें अंतिम जो वर्ण है वह उ हो गया, और इन अ, उ और अ इन दोनों की संहिता संज्ञा होगी, इन दोनों में संहिता होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह उ और अ, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। थोड़ा सा अपन फास्ट चल रहे हैं लेकिन जरूरी भी है। अधोलिखिता नाम, क्योंकि सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन वहां पर पीडीएफ में बता दिया गया है। अधोलिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। किस पद में संहिता संज्ञा का प्रयोग किया है? तो उप प्लस इंद्र गुण संधि की गई है। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र जो है इसमें संहिता संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संहिता का शाब्दिक अर्थ सीधा सा ले सकते हैं अपन संधि। ऐसे शब्दों का पहचान करना है जिसमें संधि का प्रयोग किया गया। संहिता का अपर नाम जो है वह कह सकते हैं कि संधि ही संहिता का दूसरा नाम है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न,
एतेषु सवर्ण संज्ञको वर्णों को, है ना, तो सवर्ण संज्ञक उनको कहते हैं कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों एक समान होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है, और क और घ जो है इनका उच्चारण स्थान भी समान है और इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गुण संज्ञक शब्द नास्ति, तो अदेंग गुण आपको पता ही है कि अ, ए और ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। आ जो है वह गुण संज्ञक शब्द नहीं है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। नाष्टु इति सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। ठीक है, अधिष्ठाता सूत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधिश प्लस ठाता, अधिश प्लस तथ। ष्टुनाष्टु की सूत्र क्या कहता है? तो ष्टुनाष्टु जो है वह ष्टुत्व संधि को करने वाला सूत्र है, और ष्टुत्व संधि विधायक जो सूत्र है वह उसके अनुसार अधिष्ठाता जो शब्द है उस अधिष्ठाता शब्द का विच्छेद जो होगा वह विच्छेद होगा अधिश प्लस ठाता। ठीक है, श और टवर्ग, इसके बाद ये जो थ है वह थ में बदल जाता है और शब्द बनता है अधिष्ठाता। क्या बनता है? अधिष्ठाता बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न बहुत ही, हाँ अगला प्रश्न। शंभु राजते इत्यत्र संधिपदम अस्ति। शंभुर राजते, यहां पर संधिपद क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वह शंभु राजते का संधिपद जो होगा, संयुक्त पद होगा, वह होगा शंभु राजते। वही यहां पर रोरी और ड्र लोपे दीर्घ से पूर्वो अण ये सूत्रों का प्रयोग होता है। मात्रादेशः इति अस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थे शुद्ध संधि विच्छेदक मातृधन आदेशः। मातृधन आदेश विकल्प 3 जो है री को र हो जाता है। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति। दीर्घ संधि कहां पर है? तो नास्ति जो है उसमें दीर्घ संधि है, इसमें तो वृद्धि संधि है, और पावक जो है उसमें अयादि संधि है, रमेश में गुण संधि है। तो नास्ति जो शब्द है उस नास्ति शब्द में जो संधि है उस संधि का जो नाम है वह क्या है? तो इसमें जो है वह दीर्घ संधि कही गई है। ठीक है, इस प्रकार से आज की जो सामान्य संस्कृत टेस्ट सीरीज का अपना जो पेपर था उसका सॉल्यूशन देखा। थोड़ा सा बहुत फास्ट देखा है क्योंकि जरूरी भी था, और आगे टेस्ट के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत ही अनवरत रूप से जारी रखें। निश्चित सफलता आपका इंतजार कर रही है और आपके चरणों को चूमेगी। धन्यवाद।